आज से हम आगाज कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर 2 का। और कम्प्लेक्स नंबर 2 में जाने से पहले हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर 1 की बातें सीखनी है, उसको रिकॉल करना है। एक दो लेक्चर में उनको रिकॉल करके फिर हम कम्प्लेक्स नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। फिर हम सीखेंगे कि जीरोस ऑफ द फंक्शन क्या होते हैं और पोल से क्या मुराद है। इन 3-4 चीज़ों को सीखने के बाद हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम कम्प्लेक्स नंबर 2 में जंप कर सकें, उसकी चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ z है, u फंक्शन ऑफ x एंड v आल्सो फंक्शन ऑफ x y, अगर ये फंक्शंस के डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए, यानी ux नंबर 1 उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए एनालिटिक फंक्शन की कि ux uy यानी u का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह vx vy ये एग्जिस्ट कर दें और ये कंटिन्यूस है। पहली बात तो ये कि ये सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कोई भी आंसर जो है आपका वो अनडिफाइन ना आ जाए। अनडिफाइन आ जाएगा तो ज़ाहिर वो फिर कंटिन्यूस नहीं रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो वो फिर एनालिटिक फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन एनालिटिक तभी होगा कि अगर हमारे पास कोई ये डोमेन डी दी हुई है और फंक्शन हमारे पास f ऑफ z है कि ये हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा, बाउंड्रीज पे भी ये हर जगह होता है फंक्शन अगर एनालिटिक है हमारे पास। तो ये है कि सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, ux uy vx vy ये एग्जिस्ट करें। एग्जिस्ट करेंगे तो फिर ये कंटिन्यूस भी होंगे, मतलब अनडिफाइन ना है किसी का। दूसरा ये है कि आपकी कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो है उनको सेटिस्फाई कर दे। कॉशी-रीमान इक्वेशंस पार्शियल u ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x and partial u over partial x is equal to partial v over partial x। अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ये भी समझ लीजिए कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं उसका, तो उसमें शार्प एज नहीं आना चाहिए, यानी इस तरह का नहीं आना चाहिए कोई कर्व। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। अगर आए तो इस तरह से स्मूथ कर्व बननी चाहिए। अब ये कंटिन्यूस कर्व, तो एक तो ये है कि कंटिन्यूस आपका आना चाहिए। दूसरा ये है कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं, ये कॉशी-रीमान इक्वेशंस इनको ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है, यानी u का विद रिस्पेक्ट टू y है वो इक्वल आए v का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस के साथ। तो इसी तरह u का विद रिस्पेक्ट टू x वो इक्वल आए v का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव x। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, को फंक्शन करता है, तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो f ऑफ z फंक्शन है वो एनालिटिक है। ओवर द डोमेन D, डोमेन दी हुई है उसके अंदर फंक्शन आपका एनालिटिक आ गया। अब हम सीखेंगे कि जीरोस ऑफ द फंक्शन क्या होते हैं, कि एनालिटिक चले आ गया, सरसरी से उसका जायजा ले लिया हमने। जीरोस ऑफ द फंक्शन क्या होते हैं, या कुछ फंक्शंस हम लेंगे उसके साबित करेंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं। Zeros of the function,
जीरोस ऑफ द फंक्शन में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो हम उसको लेट कर लेते हैं z, f ऑफ z को 0 के इक्वल। तो हम फिर z की जितनी भी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं उस फंक्शन को कि वो वैल्यू 0 दे, तो हम फिर कहते हैं कि वो हमारे पास जीरोस ऑफ द फंक्शन है। अब फर्ज करें कि आप z की वैल्यूज ले रहे हैं z1, z2 एंड सो ऑन zn, तो ये सारी वैल्यूज के लिए अगर आपके पास ये फंक्शन 0 वैल्यूज दिए जा रहा है, z2 लगा रहे हैं तब भी zn तक ये सारी 0 वैल्यूज दिए जा रहा है z की जगह पे लगाने पे, तो फिर ये आपकी n जो है zn तक, इसको हम कहते हैं ये जीरोस ऑफ द फंक्शन। This implies that z1, z2 up to zn are called zeros of the function. हम कोई एक दो फंक्शन लेते हैं और उसके जीरोस को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम साइन z का ले लेते हैं। साइन z के जीरोस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम cos का भी ले लेंगे। Find zeros of sin of z। हमने इसके जीरो को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप f ऑफ z के इक्वल रख लें sin of z complex number। We know that in complex number z is equal to x plus होता है या a plus होता है, तो हमारे पास ये बन गया साइन z की जगह पे आप लगाना x प्लस, और ये अभी हम पढ़ के गए कि f ऑफ z को हम डिफाइन कर रहे थे u प्लस, और जब आप इस पे एक्सपेंड करेंगे फार्मूला अल्फा प्लस बीटा वाला, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये इसकी जो प्रॉपर्टी हमारे पास फार्मूला है कि कॉस एओटा खत्म हो जाता है, हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है, इसी तरह ये एओटा बाहर आ जाएगा साइन का और ये खुद चेंज हो जाएगा हाइपरबोलिक में। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में डिटेल से सारी ये चीजें सीखी हुई है। अब जब आप कंपेयरिंग करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो u की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी sin x cos हाइपरबोलिक का, और v की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी cos x sin हाइपरबोलिक का। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसके आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब क्योंकि हम जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जीरो कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन आपका होता है f ऑफ z, उसको जीरो के ऊपर रखते हैं। f ऑफ z के जीरो होने का मतलब ये है कि जो आप f ऑफ z इक्वल रख रहे हैं u प्लस होता है, तो u भी आपका जीरो फिर हो गया। implies that u is also equal to 0 and v is also equal to 0। हम यहाँ पे इनकी अगर वैल्यूज रख लें या शुरू से ही आप साइन 0 को 0 रखते हुए कैलकुलेट करते रहे 0 के इक्वल, तो ये लगाने की जरूरत भी नहीं। तो बहरहाल साइन 0 का f ऑफ z के 0 होने का मतलब ये है कि u का 0 होना, रियल पार्ट का और इमेजिनरी दोनों का 0 होना। तो यहाँ पे जब हम 0 की वैल्यूज लगाएंगे तो ये साइन x cos हाइपरबोलिक y ये 1 बन जाएगा, और ये लगाएंगे तो cos x और साइन हाइपरबोलिक y, दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यूज निकाल लेंगे x की, और जो वैल्यूज आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 sin x cos हाइपरबोलिक y is equal to 0। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इनमें से कम एक जरूर 0 होना चाहिए, या तो sin x 0 है या cos हाइपरबोलिक y 0 है। अब cos हाइपरबोलिक का फार्मूला अगर हम देखें
तो ये हमारे पास होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कभी भी जीरो नहीं है। आप y की जो मर्जी वैल्यूज रखें रियल लाइन में से, तो आप देखेंगे कि कभी भी आंसर जीरो नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप y जीरो रखे लेट्स सपोज, तो वो पावर 0 1 दे देगा, वो तो आंसर 2 आ जाएगा, तो जीरो कभी नहीं आ सके। चलिए अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये जीरो होगा, और साइन उधर जाके इनवर्स हो गया। अब साइन किन किन एंगल्स पे जीरो वैल्यूज देता है, तो हम जानते हैं साइन 0 पे 0 है, साइन पाई पे 0 है, साइन 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0, ये सारे वैल्यूज 0 आ जाएंगे। आप साइन 0 भी रखेंगे तब भी 0 आंसर आएगा, साइन पाई रखेंगे तब भी 0 है, 2 पाई रखेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं जिन पे वैल्यू साइन 0 देता है। तो हम इसको अगर एक ही फंक्शंस में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं n पाई, और n से मुराद आपका 0 1 2 3 n की जगह 0 रखेंगे तो फर्स्ट वैल्यूज आ जाएगी, n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये सेकंड वैल्यूज आ जाएगी, 2 रखेंगे तो थर्ड आ जाएगी। तो ये इतने सारे फंक्शंस की वैल्यूज जो तो x की वैल्यूज थी हमने एक वैल्यूज में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो x की वैल्यूज आई है हम इसको पुट कर लेंगे इक्वल नंबर 2 में, यहां पे रख लेंगे, तो यहां पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी cos x की जगह पे हम रख लेंगे n पाई और sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। अब cos n पाई अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो ये इस तरह से है कि cos पाई की वैल्यूज -1, cos 2 पाई n की जगह 2 रखेंगे तो वो +1, cos 3 पाई की वैल्यूज -1, cos 4 पाई की वैल्यूज फिर +1। यानी अगर हम ऑर्डर लेते हैं ये कोफिशिएंट तो फिर नेगेटिव आता है, अगर इवन लें ये 2 4 लिया तो पॉजिटिव आता है। तो हमारे पास कोई तरतीब नहीं बन रही, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 को -1 पावर 1 और +1 को हम लिख सकते हैं -1 पावर 2, फिर -1 को हम लिख सकते हैं -3, अब +1 को हम लिख सकते हैं -4। अब ये एक सीक्वेंस बन रहा है कि अगर आपका कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 हो गया, 2 कोफिशिएंट है तो पावर आपका 2 हो गया, 3 कोफिशिएंट है तो पावर 3 हो गया, 4 कोफिशिएंट है तो पावर 4। इसी सिमेट्री से हम ये सीख सकेंगे कि cos n पाई है तो वो -1 की पावर n होगा। तो अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं वैल्यूज -1 पावर n sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। अब -1 पावर n है, n की जगह पे आप इवन रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ऑर्डर रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ये वाला फैक्टर तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। अब ये वाला फैक्टर अगर 0 नहीं बन सकता तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फैक्टर लाजमी तौर पे फिर 0 है। साइन हाइपरबोलिक फिर जरूर 0, और साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला आना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक y 0 जो हमने रखा हुआ है इसका फार्मूला हमारे पास होता है -y/2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कैलकुलेट y की वैल्यूज कर सकते हैं। और 1 को हम लिख सकते हैं e⁻0। अब बेस अगर एक जैसी है तो पावर्स भी एक जैसे होते हैं, वो इक्वल होंगे, तो y की वैल्यूज भी यहाँ से 0 आ गई। y आपकी 0 वैल्यूज आई और x आपकी n पाई वैल्यूज आई। तो आप अपने फंक्शन जो गिवन था उसमें वैल्यूज पुट कर लें, वही आपके 0 से फंक्शन आ जाएंगे। यानी जो हमने x प्लस y z की वैल्यूज रखी हुई है वो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी n पाई x की जगह पे, और ये 0 आ गया तो हमारे पास z n पाई रखने पे फंक्शन जो f ऑफ z साइन ऑफ z था वो सारा 0 बन जाता है। तो हमारे पास ये zeros आ गए, where z is equal to n pi are these zeros
ऑफ फंक्शन एफ ऑफ z इज इक्वल टू साइन ऑफ z। तो n पाई जो है वो हमारे पास जीरोज आ गए हैं साइन z के। इसी तरह हम इसी पैटर्न से, सेम पैटर्न से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर cos हाइपरबोलिक cos z है तो इन्हीं लाइंस पे हम उसको भी साबित कर सकते हैं कि उसके क्या हमारे पास जीरोज आएंगे। थोड़ा सा उसका मैं कर देता हूँ कि फर्ज करें हमारे पास f ऑफ z cos ऑफ z है, तो इन लाइंस पे सारा हमने काम ये करना है कि हमने इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं। तो आप जीरो की इक्वल रख ले, cos z आप जीरो रख लिया, तो z की जगह पे आप लगाएं x प्लस एटा और यहाँ पे रख लें एटा z। और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। और जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0 और इधर से हमारे पास बन जाएगा sin x sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। अब उसी पैटर्न से आप अगर चलते रहें कि फ्रॉम 1 से हमने कैलकुलेट करना है x की वैल्यूज को, तो cos x cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0 और दोनों में से एक तो लाजमी होना चाहिए 0, या तो cos x 0 या cos हाइपरबोलिक y 0। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि cos हाइपरबोलिक y जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो उसका मतलब ये है, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें हमने यही सीखा था कि इसकी वैल्यूज ये होती है और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप y की जो मर्जी वैल्यूज लगाएं आंसर 0 नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटीज रह गई है कि हम cos x को 0 मान लें और वहां से x की वैल्यूज निकालें। cos x 0, अब cos कहाँ किस किस एंगल पे 0 होता है? पाई बाई 2 पे होता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है, 5 पाई बाई 2 पे होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास तो ये सारे कोफिशिएंट्स जो हैं ये ऑड में बन रहे हैं, 1 3 5 इस तरह चल रहे हैं। तो अगर हम इसकी इकट्ठी वैल्यूज लिखना चाहें, ये सब में पाई बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो ये पाई बाई 2 तो लिखा जाएगा जैसे है, लेकिन बाकी हम कैसे लिखें इसकी इकट्ठी वैल्यूज को? तो वो आप एफएससी में फार्मूला वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 3 5 एंड सो ऑन है। तो फर्स्ट टर्म 1 बन गई, कॉमन डिफरेंस आपका 3 माइनस 1 2 बन गया और फार्मूला लगा लें a1 n माइनस 1 d, वहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएगी n की और d की वैल्यूज 2। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 2n माइनस 2 2n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। अब x की वैल्यूज आने के बाद इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में और वहां से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे y की। sin x वैसे x की जगह पे लग गया 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ये एंगल उसका आ गया और sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक जरूर है जो 0 है, तो यहां से हम y की वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये वाला फैक्टर जो है ये 0 नहीं हो सकता, आप इनकी जो मर्जी वैल्यूज रखें, ये वाला फैक्टर 0 नहीं बन सकता।
अब ये अगर जीरो नहीं है तो फिर इसका मतलब ये जीरो है, इसकी वैल्यूज हमारे पास ये वाली, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y = 1, और यहाँ से हमने वैल्यूज निकाली y0। अब y0 आ गया और x आपके पास ये आ गया। अब वैल्यू 0 पुट कर लें, x + y, x की जगह पे 2n -1 /2 और y की जगह पे 0। तो हमारे पास जो जीरोस हैं cos के वो बन गए 2n - 1 × π/2। तो ये हमारे पास टोटल जीरोस हैं cos ऑफ z के। तो इन चीज़ों को बेस बना के जीरोस को और एनालिटिक फंक्शन को हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे थ्योरम्स हैं, जहाँ पे पोल्स का जिक्र है, जीरोस का जिक्र है, एनालिटिक फंक्शंस का जिक्र है, फिर वो हमें सीखने में आसानी होगी। आज के लिए इतने। अल्लाह हाफिज़।